वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है सभी का। स्वागत है दीपा, प्रिया, दीप, निश्चल, सत्यदेव, बेबी, दीपिका, विवेक, सागर, अर्चना, सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम थी, लग रहा है लॉगिन नहीं हो रहा था। स्वागत है सुषमा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। आज ये तीसरी जो है करंट अफेयर्स की क्लास है। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है नंबर देना। स्वागत है धीरेन्द्र, नवीन, पल्लवी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ जाएं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे करंट अफेयर्स का हम लोग क्लास रन कराएंगे। हिंदी और इंग्लिश में भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो जो भी लोग नए हैं, जो लोग अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दोस्तों। प्लस के फीचर्स हैं, ये घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव वेब क्लियरिंग सेशंस होते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होता है, आपका एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस होता है, फ्री टेस्ट सीरीज, वीकली मॉक टेस्ट होता है। आज संडे है, आज टेस्ट भी होगा आप लोगों का, स्कॉलरशिप टेस्ट होता है इसमें। साथ ही आप बैच कोर्सेज भी ढेर सारे हैं, जिसमें आप जो है फाउंडेशन लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक रिवीजन जिसमें करंट अफेयर्स में करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स कैसे हम लोग आज पढ़ेंगे उसकी एक छोटा सा डेमो मैं दिखाऊंगा। बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों ही भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। अभी बैच तो चूंकि हिंदी माध्यम के लिए है, देखते हैं कि कितने लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, उसमें कितने लोग हैं इंग्लिश मीडियम के प्लस पर। और फास्ट ट्रैक रिवीजन सीसैट का भी चल रहा है। टॉप एजुकेटर आपके यहाँ टीच करते हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। और 24 महीने की फीस मात्र 8400 है। अगर आप, हाँ, कल से डिटेल क्लास जो है कल मॉर्निंग 7 AM से रहेगा करेंटली। 7,560 इसका होता है अभियान लाइव, आप कोड यूज करेंगे तो। और 12 महीने की फीस जो है आपकी 7,000 है। स्कॉलरशिप टेस्ट जो है आप चले जाइए अनअकैडमी के ऐप पे, वहीं पे आपको मिल जाएगा। आज ही होगा मेरे ख्याल से, उसमें आपको सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ डेमो। जैसे इस तरीके से आपके नोट्स होंगे, आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो भी हम लोग क्लास करेंगे किसी भी, तो ये हिंदी मीडियम के लिए नेशनल इश्यूज पे 3 पार्ट में कवर कराया जाएगा आपको। और लगभग इसमें 70 टॉपिक होंगे, ठीक है। फरवरी तक, आपके मई से लेकर के फरवरी तक। तो इस पार्ट में आपके लगभग 40 टॉपिक होंगे, 70 से ज़्यादा ही होंगे, 80 के आसपास। तो जैसे इस तरीके से आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। जो लोग भी प्लस पर नहीं है वो लोग भी देख लें। जैसे कि पहला हमारा पॉइंट हो गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। तो इसमें इतने 3 से 4 मुख्य बिंदु होते हैं, उनको बताया जाएगा आपको। दूसरा है ड्रोन के माध्यम से जो टिड्डी दल के नियंत्रण के लिए, ये प्रॉपर नोट्स रहेगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। जब भी आपको मैं बताऊंगा नोट्स बनाने का तरीका, तो आप अपना क्या करेंगे, सिर्फ ये पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट लिखेंगे, बाकी चीजें मैं आपको मेमोराइज करा दूंगा, ठीक है। तो आपको एक पेन पेपर लेकर के बैठना होगा और केवल ये टॉपिक लिखना होगा, ठीक है। पहले नंबर पे यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं। ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल है, तो उसमें क्या भारत पहला देश बना है, जो ये कवर करेगा। तीसरा है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। चौथे नंबर पे है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, डाइट। ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा कुछ काम किए गए हैं। अनन्या, अतुल्य और आश्रय, 3 प्रकार के कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसके माध्यम से। तो इस प्रकार से आपके 5वें पे है समर्पित प्लाज्मा बैंक, जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक। वो दिल्ली में आपके इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज में, न्यू दिल्ली में आपको स्थापित किया गया है। तो इस तरीके से आपके ये 5 बिंदु हैं। और ये 5 बिंदु आपको मेमोराइज कैसे कराए जाएंगे, तो सब जितने भी नंबर्स हैं, जो मेरी टेक्निक होगी, आज कितने लोग चाहते हैं इसको मेमोराइज करना, तो ये आपको हिंदी में रहेगा। ये पहले नंबर पे जो होगा वो डेटा आपको, हम लोग पहले क्या करेंगे कि 100% चीजों को मेमोराइज करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो आप लोग अभी एक डेमो के माध्यम से देखेंगे,
ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा इंग्लिश मीडियम के लिए भी सेम ऐसे ही है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद ये पॉइंट रहेंगे आपको, लोकस कंट्रोल थ्रू ड्रोन्स, ये इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डू सो। तो आप जो है इस तरीके से देखेंगे इंग्लिश माध्यम के लिए भी पूरी सेम प्रकार के नोट्स होंगे, आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। ऑडियो विजुअल, पीईटी के लिए भी यही है, करंट अफेयर्स, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, सारे करंट अफेयर्स यहीं से आएंगे, कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। आपके यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी ट्रिपल एससी के लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आप यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, सारे करंट अफेयर्स, ये एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरा विद मेमोरी टेक्निक। ठीक है, आपको मेमोरी भी आपकी स्ट्रॉन्ग कराई जाएगी इसमें, कि करंट अफेयर्स आप 100% कैसे याद करें। इंग्लिश और हिंदी का इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होगा, कोई भी बाउंड्री नहीं होगी कि हिंदी वाले नहीं समझ पा रहे हैं, इंग्लिश वाले नहीं समझ पा रहे हैं। और ये सारी चीजें जो है आपको पूरी तरीके से विजुअलाइज कराई जाएगी, आपके दिमाग में कैसे हम मेमोरी सिस्टम डेवलप करेंगे, वो भी यहाँ पर आज बात करेंगे हम लोग। उसके बाद इन सभी प्रश्नों पे, सब टॉपिक पे, लगभग 700 से प्लस टॉपिक हैं, इन सब पे एमसीक्यूज हैं जो कि स्पेशल क्लास में कराई जाएगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी, और अन्य माध्यमों से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। यानी कि आप अगर मेरे कोर्स से जुड़ते हैं तो 100% आपका करंट अफेयर्स यहाँ से तैयार होगा। साथ में मैंने बताया था कि एक मैगजीन आप ले लीजिएगा करंट अफेयर्स की। अब ये मान लीजिए कि आपके पास 5 टॉपिक हैं, ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग, जो लोग प्लस पर हैं वो भी, जो लोग नहीं हैं वो भी, कि ये टेक्निक होती क्या है, कैसे हम चीज़ों को मेमोराइज करते हैं, चीज़ों को कैसे हम समराइज करेंगे, कैसे हमको डेली रिकॉल करेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है टोटल। ठीक है, थोड़ा सा टाइम आज लगेगा, हो सकता है क्लास 2 घंटे की हो जाए, लेकिन आपको इसमें पूरी चीजें समझनी होंगी ए टू जेड, कि हमारा लर्निंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, और आज के बाद आपको अपनी मेमोरी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नमस्कार सुमित जी। जो लोग भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन लोगों को पता होगा किस प्रकार से हम लोग लर्न करते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, पहला तो आप अपने दिमाग पे बर्डन मत डालिए कि हमें जो है ये परीक्षा टॉप करनी है, हमें पास करनी है। हमें पहले लर्निंग सिस्टम सीखना है। जैसे ही लर्निंग सिस्टम आप सीख जाते हैं, आप खुद ही तेजी से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, अडॉप्ट करने लगते हैं चीजों को। उसके बाद आप किसी भी परीक्षा का कोई भी टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, अब ये टारगेट कैसे बनाना है, कब बनाना है, कितने दिन का होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितना टाइम देना चाहिए, मुख्य परीक्षा के लिए टाइम कितना देना चाहिए, एसए के लिए क्या होना चाहिए, ये सारा आप इसी सिस्टम में समझ लेंगे कि कैसे कैसे हम चीजों को समझना चाहिए, हमें पढ़ना कैसे चाहिए। तो पहला क्या है कि हमारे पास ये जितने भी करंट अफेयर्स हैं, एक एग्जाम्पल देकर के मैं समझाऊंगा। ये क्या है, हमारे पास डेटा है। ठीक है, 90% तो करंट अफेयर्स डेटा है। ठीक है, अब इस डेटा को हमें क्या करना है, और पूरी आपकी प्रिपरेशन डेटा बेस्ड है। 60% काम डेटा का होता है। अगर आपको कोई निबंध लिखना हो और आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, या मान लीजिए विमेन एम्पावरमेंट पे आपको लिखना है, तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए डेटा आप कहां से लाएंगे, तो करंट अफेयर्स से ही लाएंगे। ठीक है, तो इसका रोल हर सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में है आपके सभी एग्जाम में, मतलब आप देख सकते हैं सभी पेपर में, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, इवन ऑप्शनल में भी, सभी जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। वो अभी आपको क्या करना है, सीखना है कि डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, पहला काम क्या होता है कि जब भी हम किसी तैयारी में जाते हैं, और ये बहुत ही गूढ़ बात है, ध्यान से सभी लोग समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको पढ़ने का तरीका और एक डेमो भी मैं दूंगा कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पहला काम होता है हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डेटा हमारे पास रैंडम है। जैसे करंट अफेयर्स आप लेते हैं तो हमारे पास रैंडम होता है ना भाई, किसी भी मैगजीन में 1 महीने का रहेगा, किसी में आप देखेंगे पूरे साल का रहेगा। तो उसको ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए बहुत सारी मैगजीन ऑर्गेनाइज्ड वे में देती है। जैसे क्रॉनिकल है, आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में देती है कि नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इस तरीके से
उसमें भी हमको एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। वो क्या होता है कि जैसे मैंने मान लीजिए कि ये 5 टॉप बिंदु हैं, अब इसको हमने एक ऑर्गेनाइजेशन दे दिया कि पहले नंबर पर संयुक्त राष्ट्र संघ है, दूसरे नंबर पर ड्रोन है, तीसरे नंबर पर आपका कैट है जो 18वीं इसकी खंडपीठ खुली है, चौथे पे डिफेंस डाइट से संबंधित 3 टेक्नोलॉजी सिस्टम डेवलप किए गए हैं, अनन्या, आश्रय और अतुल्य, इनके बारे में बात की गई है। 5वें पर आपका समर्पित प्लाज्मा बैंक है। तो इसी प्रकार से आपके पास लगभग मान लीजिए 100 डेटा होंगे। तो पहले हमें उनको एक ऑर्गेनाइजेशन देना होता है कि डेटा पहले ऑर्गेनाइज हो। जैसे ऐसे पॉलिटी में आपको बहुत आसानी होती होगी कि पॉलिटी जब आप तैयार करते होंगे तो पॉलिटी में आप देखते होंगे आर्टिकल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए हम उसको नंबर से याद कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा ये होता है कि डेटा को रिकॉल कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या होती है डेटा को रिकॉल कैसे किया जाए, यानी कि इसको बार बार याद करने में हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कोई ऐसी टेक्निक हो जिसके माध्यम से हम क्या करें, एक ही डेटा को डेली रिकॉल कर लें और उसमें हमें टाइम ज्यादा ना देना पड़े। ठीक है। मान लीजिए अब रिवीजन, इसको बोलते हैं रिकॉल, रिव्यू, रिवीजन। तो सिलेबस हमारा इतना बड़ा है कि हम उसको बार बार रिवीजन करेंगे तो हमारा एक ही सब्जेक्ट जो है साल लग जाएगा उसको तैयार करने में। इसलिए यहाँ एक प्रोसेस हम बताएंगे, हालांकि कई सारे प्रोसेस हैं, लेकिन एक मैं यहाँ पर आपको इमेज मेथड बताऊंगा, इमेजिनरी मेथड, इमेज मेथड, जिससे हम रिवीजन उसका इंस्टेंट कर सकते हैं बिना कॉपी देखे। हाँ, फिर अभी आप लोग धैर्य से सुनिए, जितने भी लोग हैं 20-25 लोग हैं, आप धैर्य से सुनिए। आज के बाद आपकी लर्निंग मेथोडोलॉजी पूरी तरीके से बदल जाएगी। आप कैसे, आपका दिमाग काम करता है वो भी आप समझ जाएंगे और किस प्रकार से हम चीजों को अच्छी तरीके से करें। उसके बाद तीसरा आता है, अगर आपने ये कर लिया, डेटा ऑर्गेनाइज कर लिया, रिव्यू रिकॉल कर लिया, रिव्यू कर लिया, यानी कि आपको चीजें याद हो गई, आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया और आपको चीजें याद हो गई, तो उसके बाद उसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी आवश्यकता होती है। बिना अंडरस्टैंडिंग के हम कोई काम नहीं कर सकते। यानी कि हमसे बताया गया कि मूल अधिकार आपके किस, मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक आपको बताया गया है कि इसमें मूल अधिकार है। अब उसमें कुछ टर्म आते हैं, जैसे स्वतंत्रता आता है, समानता आता है, न्याय आता है। तो ये सर टर्म्स का आपको मतलब पता है कि नहीं, उसमें अधिकार ही है, अधिकार का मतलब पता है कि नहीं। तो यहाँ पर बात होती है कि जब चीजें याद होने लगती हैं तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो चीजें भूल जाती हैं। तो हमें शब्दों की समझ होनी चाहिए, तीसरा प्रोसेस है। और चौथा प्रोसेस है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, अब ये सब कुछ आपको याद है, तो क्या हम इसका प्रयोग, अनुप्रयोग इसको बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंटेशन को, इसका एप्लीकेशन बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन। यानी कि इसका यूज आप कर पा रहे हो कि नहीं, यानी कि आप टेस्ट में इसका अंक बता पा रहे हो कि नहीं, यानी कि टेस्ट देना है आपको, आंसर राइटिंग करनी है। ये सभी एग्जाम में और हर परीक्षा के लिए एक प्रभावी तरीका है। यहाँ से आपका काम 60% हो जाता है, उसके बाद ये 40% काम आपका करता है। जैसे ही ये सारे काम हो जाएं तो आप इसको लास्ट में जब से चयन हो जाए आपको या कोई सी महारत आप हासिल कर लें तो इसको शेयर भी करना चाहिए। शेयरिंग जो होता है उससे नॉलेज बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। जैसे मैं आप लोगों को नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, चाहे वो पेड कर सकते हैं, आप बिना पैसे के कर सकते हैं, बहुत सारे माध्यम हैं। वो आपके पर्सनल जो सिचुएशन है, आपके पास पैसा है तो आप फ्री में कर सकते हैं, आपके पास मान लीजिए इसके थ्रू कुछ इनकम हो रही है, तो वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या है। तो ये शेयरिंग वाला अभी आपको नहीं करना है। जब सिलेक्शन ले लेंगे आप या कुछ ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं किसी फील्ड में, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ का ये जो प्रोसेस है वो कैसे फुलफिल होगा, यानी कि 60% काम हमारा किसी भी एग्जाम को निकालने में सिर्फ आपके डेटा को याद करना, यानी कि मेमोरी इज अ, अब लोगों को लगता है कि मेमोरी की कोई वैल्यू नहीं होती है, मेमोरी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। लेकिन मेरे अनुसार, मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है और आपको भी धीरे धीरे लगने लगेगा कि मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब इस मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, मेमोरी सबकी बराबर है, बहुत ज्यादा आपके पास क्षमता है, क्योंकि आपके ब्रेन में जो क्षमता है सभी के, तो पहली बात तो ये मानना है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबके ब्रेन की क्षमता बहुत ज्यादा है। हम अपने ब्रेन का
1% भी यूज नहीं कर पाते। ठीक है, यानी कि 99% हमारे पास जो ब्रेन बचा है उसको हम यूज ही नहीं करते। ठीक है, उसको यूज कैसे करना है? तो उसको यूज करने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास जो ब्रेन है उसकी फंक्शनिंग समझनी होगी। हमारे पास ब्रेन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। इस राइट ब्रेन का काम क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन का काम क्या होता है कि हमारी कंडीशनिंग होती है बचपन से। बहुत सारे गुड मॉर्निंग दीपा, श्रीकांत, सभी लोगों को स्वागत है सभी लोगों का। तो राइट ब्रेन का काम क्या होता है? ये आपके आर्ट से संबंधित है, आपके होलिस्टिक अप्रोच से संबंधित है, आपके एक्टिविटीज जो भी आप करते हैं क्रिएटिविटी से संबंधित है, जो रचनात्मकता बोलते हैं जिसको, उससे संबंधित है, जाने अनजाने। अब ये क्या है, लेफ्ट वाला ब्रेन जो है वो लॉजिक से संबंधित है, डेटा से संबंधित है, इसको मैथ्स अच्छी लगती है, इसको साइंस अच्छी लगेगी। अब जाने अनजाने हम क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक पोर्शन अपना मजबूत कर लेंगे, क्योंकि बचपन से हमें बताया जाता है कि तुम्हारा जो है, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारी आर्ट्स अच्छी है, तुम्हारा डांस अच्छा है, तुम्हारा क्रिकेट अच्छा है, तुम्हारा स्पोर्ट्स अच्छा है, तो हम उसी पे ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं, तो ये और भी अच्छा हो जाता है और इसी में एक्सीलेंस हम प्राप्त कर लेते हैं और हमें ये चीज़ों से, पढ़ाई लिखाई से, डेटा से, मैथ से, साइंस से मतलब नहीं रह जाता। इसलिए इस तरीके के लोग जो बनते हैं आगे चल करके, कौन लोग बनते हैं? तो अजय देवगन के रूप में आपको दिखने को मिलेंगे, आपको विराट कोहली के रूप में देखने को मिलेंगे, आपको धोनी, महेंद्र सिंह धोनी के रूप में देखने को मिलेंगे, जिनकी ये क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। आर्ट, ड्रामा, म्यूजिक, स्पोर्ट्स में आप जो टॉप पर्सनालिटीज देखते हैं उनका राइट ब्रेन बहुत ही अच्छा होता है। ऐसे ही लेफ्ट ब्रेन, जिनको ये होता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें सिर्फ मैथ से मतलब है, साइंस आदि, मैथ्स बहुत लोगों की अच्छी होती है, ये आगे चल के बहुत बड़े साइंटिस्ट आप देखेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम और आदि लोगों के रूप में देखने को मिलेंगे। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम इन दोनों को मिक्सअप करके और अपने दोनों ही ब्रेन को अच्छा कर लें? तो इसका एक तरीका है, जैसे हम इसके उदाहरण देखते हैं, ये सभी फील्ड में मास्टर हो सकते हैं या कोई भी काम करना चाहे दुनिया का वो कर सकते हैं। ऐसे लोग जैसे लियोनार्डो दा विंसी है, विवेकानंद है, या कोई भी अब पिकासो है, ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटी, अरिस्टोटल है, आपके सुकरात हैं। ये ऐसे लोग थे कि ये आर्किटेक्चर में भी जाएं तो वहां भी बेस्ट करेंगे, ये अगर सिनेमा में भी जाएं, म्यूजिक में भी जाएं, कहीं भी जाएंगे, ये दुनिया के किसी भी फील्ड में जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के ब्रेन का जो बैलेंस है वो बहुत ही प्रॉपर हो जाता है। वो डेटा को क्रिएटिव तरीके से क्या करेंगे, आर्ट में बदल देंगे और आर्ट को डेटा में बदल देंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग बढ़ जाती है, हमारी कैपेसिटी अपने आप ही डबल हो जाती है, जिससे हमारा ये काम आसान हो जाता है। तो ये काम होता कैसे है? तो इसके बहुत सारे 70-75 तरीके मुझे पता है, मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगा जिसमें आपको करना है कि नंबर्स को इमेज में बदल लेना है। यानी कि नंबर्स हमारा डेटा है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपको। अगर आपको, जो लोग भी प्लस पर हैं, मेरी किसी भी लेक्चर की, चाहे ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूँ, चाहे पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई भी क्लास में लिया हूँ पीछे, या करंट अफेयर से लिया हूँ, मेरी पहली कोई भी क्लास आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम चीजों को ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, आप चीजों को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से रिवीजन करेंगे। देखते बहुत सारे लोग हैं, मैंने कम से कम 3000 लोगों को बताया है, लेकिन इनमें से जो रेगुलर प्रैक्टिस वाले हैं, इसमें से 12-15 सेलेक्ट हो चुके हैं और 20-25 और हैं जो थोड़ी थोड़ी क्या कर रहे हैं, 25-30 और लोग हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, आज जो है होता क्या है, मोटिवेशन हमें तुरंत आता है। दुनिया का सबसे घटिया काम आजकल है मोटिवेशन देना, मोटिवेशन लेना। ठीक है, मोटिवेशन, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है वो बहुत अलग चीज होती है, और मेरे बताए गए तरीकों से, मेरे द्वारा किए गए तरीकों से अगर आप मोटिवेट होते हो, 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हो, तीसरे दिन फिर छोड़ दोगे, तो ये दुनिया में 99% लोग करते हैं। ठीक है, और 1% लोग में वो होते हैं जो टॉप करते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं। उनको कैसे ये पता होता है? क्योंकि वो पहले से ही तरीका ढूंढते रहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसी मतलब टेक्निक है, क्या कोई ऐसा माध्यम है जिससे हम अपनी चीजों को बहुत आसानी से क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें, रिवाइज कर लें, रिकॉल कर लें। इसके बाद भी मैं आपको डेली रिवीजन का एक प्लान बताता हूं, जिसको हम लोग टाइम बुक बोलते हैं। कितने लोग टाइम बुक बना रहे हैं?
टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। आपके लिए आज लग रहा होगा कि आपका टाइम बहुत मूल्यवान नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आप अगर टाइम बुक नहीं बना रहे हैं, अपने समय का हिसाब नहीं रख रहे हैं, तो जीवन में आप कभी भी सफल भी हो जाएंगे तो भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जिस स्तर के आप पहुंचने योग्य हैं। ठीक है, आपकी एबिलिटी है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। यानी कि आपके पास क्या है, 99% ब्रेन है, यानी कि आपके पास 200 करोड़ रुपए है और आप खर्च ही नहीं कर पा रहे हो। आप खर्च कर रहे हो 200 रुपए और आपको लग रहा है कि आप गरीब हो। यानी कि आपके पास ब्रेन है, आपके पास दिमाग है और उसकी क्षमता भी बहुत ज्यादा है। वो पेटाफ्लॉप में कई सुपर कंप्यूटर उसमें आ सकते हैं, हजारों की संख्या में सुपर कंप्यूटर हमारे ब्रेन में आ सकते हैं। तो पहली तो ये समझिए कि हमारा ब्रेन जो है बहुत वास्ट है। किसी को भी अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में तरीका से अगर काम किया जाए तो किसी का भी ब्रेन किसी भी स्तर तक काम कर सकता है। मैक्सिमम पूरी की पूरी किताबें आप मेमोराइज कर सकते हैं। तो मेमोरी एक बहुत बड़ा, जैसे ही मेमोरी बढ़ती है, कुछ चीजें याद होती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्टली ये आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है कि अगर आपकी मेमोरी अच्छी है तो आप क्या करोगे, आपकी आपका कॉन्फिडेंस इतना तेजी से बढ़ेगा कि आपको लगेगा कि सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और इसी जब होलिस्टिक अप्रोच से आप पढ़ाई करते हो तभी जाकर के सिलेक्शन होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 5 नंबर्स हम लिखेंगे। ठीक है, 5 ही लिखते हैं और 5 नंबर्स को हम लोग इमेज में बदलेंगे। ये एकमात्र तरीका है। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि लॉजिक को, नंबर्स को, यानी कि मैथ्स को आर्ट में बदल सकते हैं, आर्ट को मैथ्स में बदल सकते हैं, जिससे कि आपकी चीजें आसान हो जाए। तो हमारे पास 5 डेटा है, 5 नंबर है। अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इमेज में बदलेंगे। अब इमेज में बदलने का फायदा क्या होता है, या जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो ये इमेज साथ में क्यों डालता हूं, इसका एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इसमें ये लॉजिक है कि आपके अंदर जितने सेंसुअल, आपके सेंसुअल ऑर्गन कितने हैं, आंख है, आई, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है। तो ये सभी सेंसुअल ऑर्गन्स जो है किसी न किसी चीज का सेंस करते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, किसी न किसी का परसेप्शन करते हैं। तो वो जो परसेप्शन होता है वो कैसे होता है, तो जितने ही ज्यादा किसी भी काम में हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, यानी कि हम किसी चीज को देख के, जैसे गुलाब का फूल हमने देखा तो उसका सुगंध महसूस कर लेते हैं, तो उसमें कितने, हमारी आंख एक्टिव हो रही है, हमारी नाक एक्टिव हो रही है, हमारा सेंस, अगर हमें गुलाब बहुत अच्छा लगता है तो हमारे जो है सेंसेस भी काम करने लगेंगे, उसको छू करके हम महसूस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर हमें कहीं गुलाब का फूल दिखे और उसकी इमेज भी हो तो ये चीजें हमें देर तक याद रहती हैं। इसी को हम एजुकेशन में भी यूज कर सकते हैं, अपने प्रॉपर डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होगी मैक्सिमम। इसीलिए बोला जाता है कि ऑडियो विजुअल, जैसे हमें मूवीज याद रहती हैं, हमें बहुत सारी चीजें याद रहती हैं परमानेंट, उसका एक तरीका होता है। कैसे, स्वागत है, हरिओम। क्यों याद रहती हैं, क्योंकि हमारे मैक्सिमम ऑर्गन्स उसमें यूज होते हैं। तो हमारे पास ये इतने नंबर्स हैं 5, इसको हम इमेज में बदलते हैं। जैसे 1 को अगर हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट ले लें, जैसे कि 1 को पेन में बदल देंगे। ठीक है, 2 है तो 2 को ऐसे अगर हम कर दें तो ये स्वैन, यानी कि बत्तख, स्वैन के टाइप का बन जाएगा। तो पेन हो गया, स्वैन हो गया। 3 को आगे से हम ऐसे करें तो ये क्या हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा, यानी कि गॉगल या चश्मा आप कह सकते हैं। आपको इमेज याद करनी है, सिर्फ इमेज याद करनी है। अब आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी कितनी तेजी से काम कर रही है। ठीक है, 4 को अगर हम इस तरीके से कर दें तो ये बोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोट, जो पाल वाली बोट होती है जो हवा से चलती है। जैसे ही आप समुद्र में देखेंगे तो बहुत सारे लोग इस बोट को देखे होंगे। एंशिएंट एरा में बहुत सारी बोट ऐसे ही यूज होती है। और 5 को अगर हम इस तरीके से कहें तो ये हो जाता है हुक। ठीक है, तो अभी मैं अब इसको मिटा दूंगा और आपके दिमाग में सारी इमेज बन गई है, क्योंकि जिस प्रकार का शेप है नंबर्स का उसी प्रकार हमने एक इमेज ले ली। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप सभी की बता दोगे, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, सभी को याद होगा। और ये इतने ही नहीं है, इन नंबर्स को हम लोग कहाँ तक याद करेंगे, 100 तक।
हर नंबर्स के लिए एक इमेज होगी हमारे दिमाग में। तो जो लोग भी पुराने स्टूडेंट होंगे 60 तक मैंने मेमोराइज कराया है। और उस यानी कि अगर आपके पास 100 इमेज हैं और 100 इंफॉर्मेशन है तो आप उसको कैसे त्वरित रिकॉल कर सकते हो। कितने लोगों को याद हो गया ये? 2 पर कितना है दीपा? 2 पर क्या है? सबको याद हो गया होगा, बच्चों को भी याद हो जाता है, 2 मिनट लगता है बच्चों को भी, अब याद करा देते हैं, ठीक है। तो 2 पर पेन नहीं है, 1 पर पेन है, 2 पर स्वैन है, 3 पर चश्मा है, 4 पर आपका बोट है, 5 पर आपका। अब इसका यूज क्या है? ठीक है, अब आपने ये समझ लिया कि चलो हमने नंबर्स को इमेज में बदल दिया। हमारे पास एक डेटा है जिसमें 5 डेटा है, हमारे पास 5 नंबर है और इनके लिए एक एक इमेज है, और इनकी भी अलग एक इमेज है, यहाँ भी एक इमेज है। तो अब हम कहानियां बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्टोरीज। स्टोरीज स्टोरीज के माध्यम से हम क्या करेंगे, इस डेटा को हम परमानेंट कर लेंगे, एक नंबर के डेटा को परमानेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास 12 फाइल्स होंगी करंट अफेयर्स। 12 फाइल्स अगर मान लेते हैं 600 डेटा है हमारे पास, तो हमारे पास अगर एक फाइल में हमारे पास 70 50 मान लीजिए 50 इंफॉर्मेशन है और ऐसे 12 फाइल हैं, तो हम क्या करेंगे, 600 कहानियां बना देंगे। सब डिस्क्रीट होंगी, एक दूसरे से कोई भी मिलती जुलती नहीं होंगी। जैसे ही हमारा नंबर आएगा, फाइल सिस्टम आएगा, नंबर आएगा, वैसे ही हमें चीजें रिकॉल होने लगेंगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे साथ 21 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। कोर्स हमारा चलेगा 1 महीना। आपको प्रैक्टिस कितने दिन करनी है? 21 दिन लगातार प्रैक्टिस करनी है। और इसके लिए एक और मेथड होता है जिसको हम प्लस वाली क्लास में बताएंगे, टाइम बुक। इसको बनाना होगा और सुबह उठते ही आपको 1 आवर सिर्फ रिवीजन करना है कि कल क्या हमने पढ़ा था, परसों क्या करना है। और रिवीजन में ध्यान रखना है आपको कि रिवीजन कभी भी बुक, जैसे हम रिवीजन कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि प्रिया आप जो है चैप्टर 1 रिवीजन कर लीजिएगा ज्योग्राफी का, जिसमें आपको बताया गया है कि भारत की भौगोलिक स्थिति। तो आप क्या करते हो, तुरंत अपना नोट्स खोलते हो, फिर से उसको पलट देते हो। तो आपके दिमाग को एक मैसेज क्या जाता है, गलत मैसेज जाता है कि जब भी कुछ भी चीजें हमें याद नहीं होती हैं तो हमारे पास क्या है, बुक है या नोट्स है जिसको हम उठा करके देख लेंगे। तो ये गलत आदत है। पहले के जमाने में जब हम लोग गुरुकुल प्रथा में थे तो उस समय किताबें नहीं हुआ करती थी। तो हमारे दिमाग को पता रहता था कि रिकॉल करने के लिए आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। वो क्या करता था, मैक्सिमम चीजें वो अपने पास रिटेन रखने की कोशिश करता था, अलग अलग इमेज बना करके। इसी वजह से उस टाइम पे लोग शास्त्रार्थ करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे। जो क्या होता था, आपके लिए आपको पता ही नहीं हुआ, पूरी की पूरी गीता याद रहती थी, पूरी की पूरी आपको बड़ी इंफॉर्मेशन, पूरे के पूरे वेद याद होते थे। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी याद होते थे। तो वो क्यों याद होता था? वो सिर्फ इस वजह से कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग उसी आधार पे कंडीशनिंग हो जाती थी। हम आज कंडीशनिंग क्या देते हैं कि हम ढेर सारी इंफॉर्मेशन आने देते हैं अपने पास, और इंफॉर्मेशन आने के लिए उनको ऑर्गेनाइज नहीं करते। हमारे पास आज जो है इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है कि हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, कौन को रिटेन करना है, किसी को रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम माइंड से आपको पढ़ना है बैठने। तो वहां एक ऑरा बन जाता है आपका, और उस ऑरा में आपका ब्रेन ऐसे होता है कि मैक्सिमम चीजें याद करने लगता है। इसके लिए हम प्रैक्टिस करेंगे। कल हम पूरा प्रोसेस बताएंगे, आप उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट पढ़िएगा, मैक्सिमम चीजें आपको याद होने लगेंगी। अब ये क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर 5 प्रकार के डेटा हैं, उनको हम लोग याद कर रहे हैं। तो हमने याद कर लिया एक एक चीज। चलिए हम इसको याद कैसे करते हैं। और ये रटना नहीं होता है। इस प्रकार की चीजें क्या होती हैं, कुछ भी चीज जीवन में आप ये हमेशा याद कर लीजिए कि रटना या मेमोरी जो है वो हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आपने कभी भी झटके से किसी एक व्यक्ति को देखा, ठीक है, उसने कुछ अजीबोगरीब घटना की, तो उसका चेहरा आपके दिमाग में हमेशा याद रहता है। हमेशा, आप 4 साल 5 साल बाद भी वो व्यक्ति मिलेगा और उसके साथ आपके साथ कुछ उसने ऐसी एक्टिविटी की है जो आपके लिए बहुत ही मतलब रोंगटे खड़ी कर देने वाली है या बहुत ही खुशी वाली है, तो उस व्यक्ति का चेहरा आपको नहीं भूलता। क्यों?
क्योंकि उसमें सेंसेस आपके मैक्सिमम इन्वॉल्व होते हैं और आपकी उसके दिमाग में कोई ना कोई एक ऑफिशियल इमेज बन जाती है जो परमानेंट हो जाती है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, हर इमेज को जो हमारे लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग इमेज में बदल करके और उसको कोरिलेट कर देंगे एक स्टोरी से। तो अब स्टोरी कैसे बनती है, तो पेन है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या हुआ है, भारत को अध्यक्ष नामित किया गया है अगस्त 2021 तक के लिए, ठीक है। अगस्त 2021 तक के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। कब चुना गया? जून में चुना गया। अब क्या है कि संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के अध्यक्ष कौन है इस समय? प्रेसिडेंट कौन है? चेयरमैन जिसको बोलते हैं। यूएनओ के चेयरमैन कौन है? जल्दी बताइए। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन सुन नहीं रहा क्या कोई? एंटोनियो गुस्तेरेव, क्या नाम है उनका पूरा? गुत्रेस। अच्छा, मैसेज नहीं जा रहा था। तो जो लोगों का मैसेज नहीं जा रहा है एक बार अपना जो है ईमेल आईडी वेरीफाई कर लें। एंटोनियो है मान लीजिए, तो एंटोनियो ने एक पेन लिया और उन्होंने भरी सभा में बैठ करके भारत का नाम लिखा अगस्त के लिए। किसके लिए? एक अध्यक्ष के लिए। भारत के साथ अस्थायी सदस्य और भी थे, आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या। ये अस्थायी संयुक्त सुरक्षा के 2 वर्ष के लिए सदस्य घोषित हुए हैं। तो इनके मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि हमें क्यों नहीं बनाया गया। तो कौन कौन था? INM-K। इसको आपको याद रखना है। उन्होंने, एंटोनियो गुटेरेस ने क्या किया कि एक पेन उठाया, उस पेन से भारत का नाम अध्यक्ष का लिखा, भारत का नाम अध्यक्ष के नाम लिखा यहाँ पर एक, और सबकी सभा में बैठे थे। सभा में और कौन अध्यक्ष के लिए योग्य था या भारत में जो है साथ में अस्थायी मेंबर बना हुआ था, लेकिन इनको बड़ा दुख हुआ। तो INM-K कौन कौन है? आयरलैंड, नॉर्वे, मैक्सिको और केन्या, ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है, हमें ये कहानी बना करके भूल जानी है, ठीक। भूलनी कैसे है? अब आप नेक्स्ट, 1 मिनट, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ऑन कर देता हूं। INM-K नहीं समझे हैं? आयरलैंड, नॉर्वे, ठीक है, केन्या और मैक्सिको, ये 4 देश हैं जो अस्थायी सदस्य भारत के साथ रहे। तो हमने सारी इंफॉर्मेशन याद कर ली। अब आपको लग रहा होगा कि याद नहीं होगी ये इंफॉर्मेशन, लेकिन हमेशा याद रहेगी। अब कैसे याद रहेगी, अभी हम आगे चल के सीखेंगे। दूसरा जो है हमारा, ड्रोन के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण। अब ड्रोन हमारा कैसा होता है? ऐसा होता है, बड़ा बड़ा होता है ड्रोन। यहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है। इमेज हमारे साथ में डालने का मतलब आपको समझ में आ गया कि इमेज हम क्यों डाल रहे हैं। इमेज नोट्स में या बुक में रहने से आपके दिमाग की मेमोरी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो इमेज हमारे लिए। तो ये जो ड्रोन है वो किसके साइज का है? वो डक शेप का है। डक शेप यानी स्वैन के शेप का है। स्वैन के शेप का एक ड्रोन भारत ने बनाया है, और जो दुनिया का पहला है, ठीक है, स्वैन टाइप का है। और वो क्या करता है? इनको मारता है, धाए धाए मारता है। यानी कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए भारत इस दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जो क्या करता है? ड्रोन का उपयोग करता है। कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की मशीनीकरण, अब ये सब चीजें आपको नहीं याद करनी है। केवल आप ULV, अल्ट्रा लो वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम बहुत लो है। स्वैन का ये क्या है? वॉल्यूम बहुत लो है, ठीक है। इसका अल्ट्रा लो वॉल्यूम है। जो ये स्वैन है वो क्या है? ड्रोन है, ड्रोन की तरीके का स्वैन है। और इसका पहली बार जो परीक्षण किया गया है अजमेर में। तो इस तरीके के स्वैन कहाँ पाए जाते हैं? अजमेर में पाए जाते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन हमारी क्या थी? अब आप रिकॉल करिए। बिना देखे, बिना सोच, आपको बिना देखे कर रहा है।
इसलिए मैं बोलता हूं कि आपके पास नोट्स नहीं होने चाहिए, यही इसी नोट्स से काम होगा आपका। तो पहले पे क्या था, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, जैसे यूएनएससी की नॉन मेंबरशिप जो है, अगर आप पूछा जाए कि यूएनएससी की जो है भारत जो है अगस्त 2021 तक के लिए अध्यक्ष बनाया गया है, एक तो पहली इंफॉर्मेशन थी। उसके बाद भारत के साथ अस्थायी सदस्य और भी हैं। भारत अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए बनाया गया। उसके साथ कौन कौन से हैं? आयरलैंड है, नॉर्वे है, मैक्सिको है और केन्या है। याद हो गई? ये इंफॉर्मेशन बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, अगर आप इसको देखते रहो तो ये जल्दी चीजें याद नहीं होती हमारे लिए। हमने क्या किया, सबके लिए अलग अलग कहानियां जब हम बनाने लगेंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। लेकिन इसके लिए हमें क्या, हर नंबर पे एक इमेज चाहिए होगा। ठीक है, ये आर्टिकल्स भी मैं 100% आपको याद करा दूंगा। पूरे के पूरे 10 दिन में आपको 395 आर्टिकल याद करा देता हूँ। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग भी पढ़ाई करते हैं ऑफलाइन, तो और मजा आता है, क्योंकि ऑफलाइन इंटरेक्शन आप लोग समझ ही रहे हैं कि ऑफलाइन टीचिंग जो है बहुत अच्छी होती है। अब मजबूरी है, अभी भी देखिए लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। अभी एक हफ्ते के लिए इंस्टीट्यूट्स जो है ऑफलाइन बंद कर दिए गए हैं, अभी ऑनलाइन पे ही जोर दिया जा रहा है। फिर भी आपको प्रोसेस से मतलब है, और प्रोसेस देखिए जानने के बाद बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, अरे वाह बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छे तरीके से हमें याद रहा है। 2 दिन बाद फिर आप पुराने ढर्रे पे आ जाओगे, क्योंकि आपकी हैबिट है। इसीलिए तो सफलता का प्रतिशत 1% है, इसीलिए है ना। 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, यूपीपीएससी की बात कर लें, यूपीएससी की बात कर लें, 5 लाख लोग एग्जाम देते हैं, जिसमें से 4,90,000 लोग बाहर हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। 10,000 लोग मैक्सिमम में बता रहा हूं, आगे जाएंगे उसमें से 1,000 लोग का सिलेक्शन होगा। तो प्रतिशत आप कितना रह गया? जो लोग लेट आए हैं इंडिया के नहीं है, इंडिया के साथ है। तो इसीलिए मैंने बताया ना कि जब जब हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, डेटा को रिवाइज कर लिया, रिव्यू कर लिया, रिकॉल कर लिया, ठीक है, तो डेटा को समझना भी जरूरी होता है। जैसे कि अभी पल्लवी ने पूछा कि ये INMK क्या है, ठीक है, इसका मतलब कि आपने ध्यान नहीं दिया। INMK ये आयरलैंड, नॉर्वे, मेक्सिको और केन्या, इसके पहले भारत को, ठीक है। तो ये आपको क्या करना होता है, आपको डेटा को समझना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग चौथा प्रोसेस है आपका। तो हमने 2 चीजें याद कर ली। दूसरे नंबर पर क्या था, जल्दी से बता दीजिए। आपके दिमाग में इमेज बनी हुई है, आपके दिमाग में कहानी बनी हुई है, और ऐसे जिस तरीके से मैं कराता हूं एग्जाम में 100% आप परफॉर्म करोगे। अगर हमारे किसी भी पढ़ाए हुए कंटेंट से कोई भी एक प्रश्न आ गया तो आप 100% सही करोगे, ये जान लेना। मुख्य परीक्षा में भी इवन चीजें याद रहती हैं, ठीक है। ड्रोन से लोकस्ट को क्या करना, कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप की है। वो कहाँ मतलब दुनिया का कौन सा देश है? पहला देश है। और ऐसे जो है पहला परीक्षण कहाँ पे हुआ है? राजस्थान के अजमेर में हुआ है। और आपके पास कैसे है, वो कैसा है? अल्ट्रा लो वॉल्यूम है, ठीक है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन आ गई, यानी कि हम डेटा को रट नहीं रहे हैं। पहली बात ये समझ लीजिए कि इस प्रोसेस में डेटा को हम रट नहीं रहे हैं, डेटा को हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज करा करके हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। जो अब देखिए मेमोरी क्या होती है, जैसे अब एंटोनियो एंटोनियो गुएट्रेस का नाम जिनको नहीं याद आ रहा है, ठीक है, एंटोनियो गुएट्रेस का नाम नहीं जिसको याद है, अब उसको याद कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, एंटोनियो नाम का अगर आपके जीवन में, आपके नॉलेज में कोई पहला पुराना व्यक्ति हो, तो उससे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो एंटोनियो बताइए इससे पहले कौन है? तो एंटोनियो नाम किसका है? सोनिया सोनिया गांधी का है, ठीक है। सोनिया गांधी का क्या नाम है? कुछ ऐसे एंटोनियो करके है। तो अगर आपके जीवन में कोई हो, नहीं हो, तो इसको क्या कर लीजिए, कुछ और नाम में बदल लिए, गुएत्रेस। तो जो हमें पहले से ही नाम याद हो, जैसे हमें मान लीजिए कि एंटोनियो मानियो, ठीक है, हाँ, तो इनका नाम है मान लीजिए, तो हमें दिमाग में आ गया कि चलो सोनिया गांधी का नाम। तो हम बोलेंगे कि सोनिया गांधी के भाई जो है ये
बने हैं यूएनएससी के चेयरमैन। अब एंटोनियो अगर हमारे दिमाग में, जैसे मेरे कुछ उनका नाम ऐसे है, तो एंटोनियो का नाम आते ही हमारे दिमाग में सोनिया गांधी आएंगी, सोनिया गांधी का नाम याद आ जाएगा और ये याद आ जाएगा। अब सोनिया, हो सकता है एंटोनियो कहीं और के हो, इटली के ना हो, तो हम ये दिमाग में रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से ही मेमोरी बनी हुई है उसी को एसोसिएट करते हैं नई मेमोरी से। कोई मेमोरी का नया तरीका नहीं होता है, सिर्फ हमें पुरानी चीजों को नई चीजों से एसोसिएट कर देना होता है और वो हमें याद रहने लगता है। ठीक है, अगर जियो बिडेन का कोई नाम नहीं आपको आ रहा है, तो मान लीजिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम जो है आपको नहीं याद आ रहा, तो उस नाम से कोई पुराना नाम जो उसको आपको याद है उससे जोड़ दीजिए, वो याद हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारी मेमोरी वर्क करती है और वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। उसको थोड़ा कॉमिक वे में कर देंगे, कुछ कॉमेडी में बना देंगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा है कि 18वीं, यानी कि हमारे खंडपीठ का उद्घाटन हुआ है, कैट की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ठीक है, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अब क्या करेंगे, कैट ने 18 चश्मे बनाए हैं। ठीक है, 18 चश्मे बनाए हैं जो क्या करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। मतलब ये चश्मा पहनते ही आप क्या करेंगे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी शिकायत के लिए आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे झूठ बोल रहा है, सही बोल रहा है। कैट में ऐसा होता है। 18 चश्मे बनाए हैं और ये जो 18वां चश्मा है वो किसके लिए बना है? जम्मू कश्मीर के लिए बना है, लद्दाख के लिए बना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जहां पर चश्मा बनता है? वो नई दिल्ली में है। ठीक है, आपको याद हो गया, चीजें याद हो जाएंगी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक डायट, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। तो आपको पहले नंबर पे इंफॉर्मेशन, दूसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन, तीसरे नंबर पे इंफॉर्मेशन, इस तरीके से करते करते हम लोग 70-80 इमेज है हमारे पास। हर नंबर के लिए एक अलग इमेज है, मैं आपको सिखा दूंगा, वो तुरंत याद हो जाएगा। कि जैसे ही आपके सामने जो है मैंने 45 लिखा तो आपके दिमाग में रूल आ जाएगा। ठीक है, अब ये रूल कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही मैंने 60 बताया तो आपके दिमाग में चीज याद आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने 12 बताया तो आपके दिमाग में रैबिट याद आ जाएगा। तो कैसे याद आ जाएगा, ये कैसे मुझे याद है, कैसे हम चीजों को याद करते हैं, ये सारी चीजें जो है आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये पॉइंट लिखोगे, नंबर लिखोगे, पॉइंट लिखोगे, नंबर लिखोगे, पॉइंट लिखोगे। यानी कि जब जिस दिन आपका करंट अफेयर्स एक पेज में हो जाए, यानी कि एक पेज में ही आपका पूरा करंट अफेयर्स, जैसे ही आपको चीजें याद होने लगेंगी आपको सिर्फ लिखना है क्या, ऐसे नोट्स मेरा बनता है। मैं नोट्स कैसे बनाता हूं करंट अफेयर्स का, हाँ 15 तक बताया होगा उस क्लास में। ठीक है, मैं आपको 100 तक बताऊंगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस तरीके से एक ही पेज में नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरीके की एक एक लाइन होगी और इसमें नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 3 होगा, नंबर 4 होगा, नंबर 5 होगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि नेशनल इश्यूज का पहले नंबर पर क्या है, तो आप यूएनएससी बताओगे। दूसरे नंबर पर क्या है तो लोकस बताओगे। तीसरे नंबर पर क्या है तो कैट बताओगे। इस तरीके से सिर्फ नंबर जब जिस दिन बच जाए, और ये मुश्किल से लगता है 1 मंथ, तो आपका एक ही पेज में पूरा करंट अफेयर्स हो गया। ठीक है, अब जो है आप जेब में डाल लिए, कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी घूम रहे हो, आप तुरंत उठाया, नंबर्स देखा, इमेज स्टोरी याद की, पूरी की पूरी किताब आपकी एक पेज में हो गई। जिस दिन ये कहानी आप बना लोगे उस दिन आपकी पूरी 100% तैयारी हो गई। और रिवीजन कितना जल्दी हो गया, अब सोचो, रिवीजन ही तो मेन है ना। हम डेली रिवीजन करेंगे। हमारे प्रोसेस में सबसे बड़ी बात क्या होगी कि लोग बोलते हैं ना 2 बार रिवीजन करो, 4 बार, 10 बार। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 60 दिन एग्जाम में बचे रहेंगे और 60 रिवीजन होगा आपका। और एग्जाम से पहले 1 मंथ हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इन पेजेस को ले लेंगे और पागलों की तरह, ऐसे वो भैंस को नहीं पढ़ाता रहता है, कौन सी मूवी में देखा आपने, रंग दे बसंती में, भैंस को अपना लेक्चर याद कराता रहता है। तो आप किसी खंभे को, किसी को पेड़ को, किसी भी चीज को, अगर कोई पढ़ने वाला तो उसी को आप चीजें समझाने लगेंगे। जब ये स्तर आ जाएगा
तो आपको कोई सिलेक्शन से ना रोक पाएगा, आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। तो अब मुझे लग रहा है कि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग डिटेल बात करेंगे। चलिए हम लोग प्रोसेस समझ लिए हैं और इसको फॉलो करेंगे। कोशिश करिएगा कि मुझे देखिए, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट मैक्सिमम सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए का सिलेक्शन। आप पढ़ क्या रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। मुझे चाहिए चयन। तो वो चयन कैसे मिलेगा? तो प्री में चयन सबसे ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि प्री का जो है सिलेबस बहुत बड़ा है। अब जैसे ये अगर आप काम कर लिए तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मेंस मुख्य परीक्षा में 400 क्वेश्चन जीएस में बनाता हूं, इससे बाहर कभी नहीं आते। यहाँ पे 60% क्वेश्चन हमारे एक वीडियो है, मैराथन वीडियो, आप देख लीजिएगा। मैराथन वीडियो है, एक ही बार मैंने 2018 में बनाया था और वहीं से 40 से 50% क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिले हैं, 2019 में भी, 2020 में भी। तो मेंस के लिए तो मैं पूरी गारंटी दे, मैं आपको 40-50 निबंध दे दूंगा, जिसमें से 9 निबंध आपसे पूछे जाते हैं, 3 लिखने होते हैं, 6 निबंध मेरे नोट से आ जाएंगे। आप 6 सीधे सीधे नोट से आ जाएंगे, 40-50 निबंध में लिख कर दे दूंगा। हिंदी की क्लास मेरी कर लीजिए तो मुख्य परीक्षा की पूरी, मतलब 100%, अगर आपका फिलोसफी ऑप्शनल है, हाँ दीप जी आप कॉल कर लीजिएगा। अगर आपका फिलोसफी ऑप्शनल है, हिंदी की क्लास भी रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हैं वहां पे कि मेंस में हमारे कई स्टूडेंट टॉपर्स भी रहे हैं। अभी हालिया जो परीक्षा हुई है तो आप देखेंगे कि 2017 की समीक्षा अधिकारी में हमारे 42 स्टूडेंट रहे हैं। 2016 की समीक्षा अधिकारी में 350 लोगों ने मेंस दिया है। अभी मिल जाएगी, आप चले जाइएगा हिंदी लैंग्वेज की मेंस के लिए। ठीक है, बीईओ वाले में चले जाइएगा, मेरे ख्याल से वो बीईओ के लिए थी। तो वो एक ही होता है, हिंदी आरओ बीईओ और पीसीएस का थोड़ा बहुत अंतर होता है। 2018 में आप देखेंगे 9 लोग फाइनल सिलेक्शन लिए थे, 2019 में 5 लोग फाइनल सिलेक्शन लिए हैं। अभी जो रिजल्ट आया है 2020 का, इसमें आपके अनअकैडमी से भी 3 लोग हैं। स्वागत है मोदी जी, आपको भी एसडीएम बना के ही मानेंगे, आप जो है प्रधानमंत्री का काम सही से नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है 2020 में भी लगभग 8 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना चयन रहा है। बीईओ में हमारे 8 स्टूडेंट हैं, सेकंड टॉपर जो प्रिया पांडे हैं वो हमारी स्टूडेंट हैं। तो आप जो है बीईओ के 8 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। तो ये चयन का रेशियो है, आप देख सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन है, ऑफलाइन नहीं है ये लोग। ऑफलाइन हमारी पहली क्लास अभी शुरू हुई है प्रयागराज में, जिसमें समीक्षा अधिकारी के 30-35 लोग हैं। बाकी ये ऑनलाइन गाइडेंस है। ऑनलाइन गाइडेंस आप समझ ही रहे हैं कि कितना कम मिलता है, कितना टाइम आप कॉल करेंगे तो मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, और कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है। तो आप वीडियोस और नोट से ही काम चलाते हैं, मेरे बताए गए प्रोसेस से ही आप काम करते हैं। यहाँ पे बताना युवा आईएएस है सिविल लाइंस में। तो हालांकि यहाँ पर तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इन सारे प्रोसेस को, अब ये क्लास हम मेरे ख्याल से अब कल की जाए, क्योंकि आप लोगों को प्रोसेस, और ये समझ लीजिए एक टाइम बुक बनाने का तरीका होता है। नहीं, बिल्कुल आरओ में नहीं होता, एक टाइम बुक है। अब ये कैसे बनाते हैं ये कल हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये क्लास जो है पूरा मोटिवेशनल और प्रोसेस पे ही हो गई। तो करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे कैसे, इस पे पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम 100% चीजों को मेमोराइज करेंगे। मुझे भी चीजें याद होंगी, आपको भी याद होंगी। ठीक है, तो 100% कैसे हम करंट अफेयर्स को मेमोराइज करेंगे, वो भी बहुत सामान्य तरीके से। ऐसा नहीं होता है कि मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो 40 को याद हो, 20 को ना याद हो, सभी को बराबर याद होता है। हाँ, उसमें जो टाइम बुक बनाता है, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, उसको 100% याद हो जाएगा, और जो 2 दिन बाद छोड़ देगा, सोने लगेगा, उसको नहीं याद होगा। तो ये 2 ही तरीका है, कोई भी कमजोर नहीं होता है स्टूडेंट। मेरी क्लास में खास करके सबको बराबर नॉलेज होगा, सबको बराबर चीजें मिलती हैं, बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितनी बार प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी बार रिवाइज कर रहा है, कितनी बार रिकॉल कर रहा है, टाइम बुक बना रहा है कि नहीं बना रहा है।
तो मिलते हैं हम लोग। अपने सभी दोस्तों को बोलिए जो लोग भी प्लस पर हैं, नहीं हैं तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सारी तैयारी मैं करा दूंगा आपको। सेल्फ देखिए, टीचर आपको कभी नहीं आपको एम्पावर नहीं करता है। टीचर की सबसे बड़ी जो टीचर्स आजकल लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो टीचर स्टूडेंट को डिपेंडेंट बनाना चाहता है। मेरे अलावा कोई नहीं कुछ करा पाएगा तुम्हें, मैं भगवान हूँ, मैं मेरे नोट्स पढ़े बिना तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते। मैं आपको एम्पावर करता हूँ कि आप डिपेंडेंसी खत्म करिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, सिलेक्शन आपको लेना है। मैं गाइड कर सकता हूँ, ठीक है, आपको ही आप प्रोसेस बता सकता हूँ, ठीक है। स्वागत है अंकुर, सूर्या, अंकित। आप सभी लोग लेट हैं, लेकिन आज की क्लास में बहुत कुछ हुआ नहीं है, बस प्रोसेस ही आप लोगों को पहले पता है। कैसे हैं अंकुर? ऑफलाइन क्लासेस तो आज नहीं, मतलब 11 तक नहीं चलेंगी। हाँ, ऑप्शनल पुष्पेंद्र जी, फिलोसफी जो चल रहा था उसको मैंने खुद ही मई में कुछ क्लासेस हैं तो वो भी मैं बाद में ही करा दूंगा। 13 जून के बाद 14 जून से हमारी क्लास चलेगी, क्योंकि इधर अगर आप ऑप्शनल पढ़ेंगे तो मैंने खुद ही कैंसिल करा दी, तो आपका बहुत नुकसान होगा। इधर आप लोग मैक्सिमम फोकस करिए कि जो भी ऑप्शनल हो आपका वो अभी छोड़ दीजिए। जो भी मेंस की परीक्षा हो, बिल्कुल अगर मेंस थोड़ा भी बहुत भी करना है तो वो भी ना करिए, केवल प्री पे फोकस करिए। अब प्री पे फोकस करने के लिए आप एकदम शेड्यूल बना लीजिए, 7 से 8 घंटे पढ़िए, रिवीजन खूब करिए। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप नई चीज भले न पढ़ें, लेकिन जो हमारी पुरानी कमाई हुई चीज है, जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि आपने क्या कमाया है, यानी कि दो, एक सदस्य है ए और एक व्यक्ति है बी। अब इसकी सैलरी है 30,000 रुपए और इसकी सैलरी है 5,000 रुपए। अब इन दोनों में होड़ लगी कि सबसे पहले लखपति कौन बनेगा। तो आप ये सिचुएशन देख करके क्या बोलोगे, कौन बनेगा? इसकी 30,000 है तो बी कैसे बनेगा जी? यहाँ लॉजिक नहीं लगाना है अभी। तो अगर आपको ऐसे बोला जाए कि लाख रुपए जल्दी से कौन इकट्ठा करेगा, तो ए करेगा। नॉर्मल सी बात है, सीधी सीधी आपको लग रहा है, ठीक है। अब मोदी जी रहेंगे, सबका पैसा खा जाएंगे। तो ये क्या होगा कि जैसे ही आपको पता चलता है कि ये जो है ये बहुत खर्चीला है, ये बहुत खर्चीला है और ये अपने 35,000 इसका खर्च है, ठीक है, इसके पास जिम्मेदारियां बहुत है। ये एक्स्ट्रा 5,000 उधार भी लेता है पर मंथ, यानी कि इस पर लोन भी पर मंथ 5,000 बढ़ता है। और ये जो है इसका खर्च जो है 3,000 रुपए है और ये 2,000 सेव कर लेता है। तो जल्दी फिर अब कंडीशन क्या हो गई कि जल्दी अमीर कौन बनेगा? वो बी बनेगा, ठीक है। तो ये यही कंडीशन है कि आप क्या करते हो कि आप जो है एक ही तरह काम करते हो, यानी कि खूब ढेर सारी पढ़ाई करने की सोचते हो। तो पढ़ाई आप 16-16 घंटे 4 दिन करते हो, फिर उसके बाद पता चलता है कि 10 दिन आप जो है गायब रहते हो, ठीक है, आपका मन नहीं करता। तो एक प्रॉपर रूटीन बनाइए, 6 से 7 घंटे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर इसी को आप यूज़ करें और सेविंग करें, सेविंग जो इसकी बी की तरह सेविंग करेंगे। सेविंग क्या होती है? रिवीजन। रिवीजन 2 घंटे रिवीजन करें, यानी कि एक 80-20 का रेशियो होता है। 80-20 का आप 80 मिनट दे रहे हैं पढ़ाई में, तो 20 मिनट उसको रिवाइज करने में दीजिए। अगले दिन जब भी कुछ भी उठाएं तो पिछले दिन क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था, उससे पहले क्या पढ़ा था। यानी कि आप एक बार फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया आपने, या एक बार आपने प्रियम्बल पढ़ लिया है, या एक बार आपने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया है, तो उसको 100% कैसे, क्वेश्चन आज नहीं होंगे, क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग। इस पूरे लेक्चर को जरूर देखिएगा, टाइम नहीं रह गया है। क्वेश्चन आज बहुत ही अच्छे अच्छे थे, लेकिन प्रोसेस भी समझाना आपको जरूरी है कि क्वेश्चन करने में भागम दौड़ में हम लोग परेशान रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कल। ये आप पीडीएफ एक बार देख लीजिएगा, अपने से टिक कर लीजिएगा, फिर कल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और जो भी प्रश्न होगा कल के लेक्चर में आप लोग पूछ लीजिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास जो है हम लोग शुरू करेंगे मॉर्निंग 7 AM पे। तो सभी लोग थोड़ा जल्दी जागने की कोशिश करिए।
7 AM पे लाइव रहेंगे तो ज़्यादा सीखने को मिलेगा। रिकॉर्डेड में आप जो है आपको समस्या होगी, क्योंकि मैं पूछता रहता हूँ। मेरी जो आदत है, लाइव क्लास के अलावा रिकॉर्डेड में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ऑफलाइन और लाइव क्लासेस में ही पढ़ाना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं हम लोग।